हेलो, नमस्ते। बहुत स्वागत है आप सभी का बेयर एंड बडी चैनल पे, आपके अपने बेयर एंड बडी द्वारा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ या रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आने वाले यूपी एपीओ जो कि लेटेस्ट 22 फरवरी तक और झारखंड एपीओ जो कि 20 दिसंबर को नोटिफाई है, उसके लिए बच्चों को जीके की ज़रूरत है। और मैंने इससे पहले यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए सीटीएस और सीएपीएफ एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हुआ है, और इतनी जीके से मेरा वास्ता पड़ा है कि मैं अपने आप को एलिजिबल समझता हूँ कि मैं शायद इन पे कुछ अच्छे यूज़फुल लेक्चर्स बना सकूँ सबके लिए, और मेरा खुद का रिवीजन भी हो जाएगा, नो डाउट इसमें। तो कहीं ना कहीं सबके फ़ायदे को देखते हुए आई एम हियर विद द सीरीज़ ऑफ जीके। फर्स्टली ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं अपना देता नहीं हूँ। सेकेंडली, अपने पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, इसलिए अपन बहुत फाउंडेशन बैच की तरह एकदम धीरे धीरे नहीं चलेंगे, पर अपनी कवरेज जो है वो इतनी होगी कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा हॉल ना बनाते हुए अपने सोल्जर टॉपिक पे चलते हैं। कवरेज यहाँ पूरी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी बायोलॉजी एंड ऑल, केमिस्ट्री वगैरह जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी बहुत अच्छी कवरेज होगी। बहुत अच्छी रिवीजन क्लासेस हो सकती हैं ये आपके लिए। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बस फॉलो अलाउंग, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पहला सब्जेक्ट, दैट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखते हैं कितने लेक्चर्स में कंप्लीट हो पाएगा। मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवरेज की कोशिश करूँगा। ज्योग्राफी जब अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में समझते हैं आमतौर पे, बट एग्जामिनेशन वेटेज के हिसाब से मैं ज़्यादा चलना पसंद करूँगा, इसलिए इन चीज़ों पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं आपको पूरा सोलर सिस्टम समझा रहा हूँ। कुछ कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो आपको देना जरूरी है, इन चीज़ों को मैं दूंगा। प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर वही बात है, लिमिटेड टाइम है और अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ पे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम तक अपन क्या होता है ना कि अपन स्पेस में विचर रहे होते हैं ज्योग्राफी की स्टार्ट में, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो आपको पर्ल, क्रशर, ब्लैक होल्स और इन सब तरीके की थ्योरीज बताऊँ, स्टार कैसे बनते हैं, मरते कैसे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब बहुत बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं एक स्टार के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं, जिनका पूरा सिस्टम है ये यूनिवर्स में। बट अपने पास क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं उतनी डेप्थ में यूनिवर्स के अंदर ज़्यादा स्पेस में भ्रमण ना कराते हुए जल्दी धरती पर उतारने के प्रयास करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ एक आपको इंट्रोडक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली अब अपनी धरती कहाँ है पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना। जैसे एड्रेस बताते हैं, ज्योग्राफी एक्चुअली लोकेशन ही तो है। तो एड्रेस भाई, मेरा एड्रेस, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली कहाँ है तो वो भारत में है, भारत कहाँ है तो धरती पे है, धरती कहाँ है तो भाई वो सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम गैलेक्सी में, इस तरीके के। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली अपन कहाँ है। तो अगर हम इसे पूरा ब्रह्मांड मान लें, जो मैंने सर्कल बनाया है, तो ये ब्रह्मांड में कई सारे ये जो स्पॉट्स मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये स्पॉट्स क्या हैं, ये कई सारी गैलेक्सीज हैं। और ये गैलेक्सीज को अगर मैं जूम इन करूँगा तो कुछ ऐसी दिखेंगी। तो जब जूम इन करके मैं देखता हूँ तो गैलेक्सी कुछ मुझे ऐसी नज़र आती है। अब ऐसे के अंदर मुझे पता चलता है कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। इसको मैं बहुत जल्दी निपटा रहा हूँ क्योंकि इसमें से सवाल आपको बहुत कम चांसेस है कि आएगा, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे तारे आपको नजर आ रहे हैं, इसी का जो है ग्रुप होता है। ये चक्कर लगाते हैं बीच में, ये आपको जो दिख रहा है किसी बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल का। हमारे गैलेक्सी का नाम, अच्छा चलो, सुपर मैसिव एक ब्लैक होल हो गया सेंट्रली, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये स्टार्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोलर सिस्टम में ग्रह स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के चक्कर ये सितारे लगा रहे हैं। और इन सितारों में से एक सितारा यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे जो मैंने मार्क की हुई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सन मिलेगा। सूरज भी इसके चक्कर लगा रहा है सुपर मैसिव ब्लैक होल के। और इस तरीके के कई ब्लैक होल्स और कई सिस्टम्स की कई गैलेक्सीज हैं। ये पूरा गैलेक्सियों का एक समूह को क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हम एक गैलेक्सी को पकड़ के जूम इन करते हैं, वहाँ पे हम जूम इन करेंगे तो ये हमें मिलेगी गैलेक्सी। अब इस गैलेक्सी में इस स्पॉट को, सन वाले स्पॉट को अगर हम पकड़ के जूम इन करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे सोलर सिस्टम की मैं स्लाइड में इमेज नहीं लाया हूँ, पर अगर हमने सबने देखी है इसीलिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे ज़रूरत नहीं लगती है करने की, क्योंकि वेटेज कम है और सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी आमतौर पे लोगों को है। तो ये हो गया आपका सोलर सिस्टम। इसमें मैं ऑर्बिट्स बनाऊँ तो प्लैनेट्स का ऑर्बिट हो जाता है ना। सबको पता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, पहले प्लूटो हुआ करता था, आजकल ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अर्थ। अब आप इसको समझ सकते हो, यूनिवर्स, यूनिवर्स के एक पॉइंट को जूम किया तो गैलेक्सी, गैलेक्सी के एक पॉइंट को जूम किया तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को जूम इन करेंगे थर्ड प्लैनेट को तो अर्थ, और अर्थ को जूम इन करेंगे तो वो जो आप गूगल मैप्स पे इमेज देखते हो आजकल, बहुत सारी रील्स और इस तरीके की इमेजेस देखने मिलती हैं, वैसा कुछ नज़ारा देखने मिलता है। तो वेयर वी स्टैंड इन यूनिवर्स, ये तो हमें समझ में आ गया। अब अर्थ पे उतरने से पहले हल्की हल्की कुछ बातें इन चीज़ों की जान लेनी जरूरी है। बहुत बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ मैं, दिन का टेम्परेचर क्या होता है, रात का टेम्परेचर क्या होता है, इन सब बातों में नहीं उलझूंगा। इसको आपको समय होगा लास्ट में, अगर समय होगा तो मैं लास्ट में फिर वापस आके कवर कर लूँगा। बट हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है, याद रखना। सन के सबसे पास मरकरी है, लेकिन सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है। रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं। उसके बाद फिर इसके अलावा ब्लू प्लैनेट आपका जो है अर्थ है ही।
और इसके अलावा एंडो प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट होते हैं, बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। ये अंदर के ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के, ये बाहर के ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के। तो ये अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, ये एक्सो प्लैनेट्स हैं। इनको सेपरेट करती है एस्टेरॉइड बेल्ट। अब एस्टेरॉइड बेल्ट्स जो होती हैं वो एक्चुअली स्मॉल स्मॉल प्लैनेट और फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, मतलब जब ये प्लैनेट्स कहीं बन रहे होंगे, अभी इसमें 1 स्टार थ्योरी, 2 स्टार थ्योरी, 3 स्टार थ्योरी बहुत है, बट वो थ्योरीज केपीओ लेवल के लिए काम की नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी जितनी काम की है वो पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। कभी बहुत डिटेल ज्योग्राफी पे चर्चा होगी तो मैं सारी थ्योरीज भी बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है। तो ये प्लैनेट्स के बनने के मटेरियल्स, इनर प्लैनेट्स को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड है ये। तो इन्हीं सॉलिड मटेरियल से जब ये बन रहे थे तो कुछ टुकड़े रह गए, और वो पूरा प्लैनेट्स का फॉर्म नहीं ले पाए, लेकिन उसी सोलर सिस्टम के बीच में एक पॉइंट पे इनकी पूरी बेल्ट पाई जाती है, इसे कुइपर बेल्ट भी कहते हैं कई बार। तो ये जो है एक्चुअली मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट, फिर जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। यहाँ पे प्लैनेटॉइड्स और स्मॉल प्लैनेट्स का भी संज्ञा इन्हें कई बार दी जाती है। एंडो प्लैनेट्स की खासियत ये होती है कि सॉलिड होते हैं, ये मोस्टली गैशियस प्लैनेट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब कि ये ठोस ज़मीन हर ग्रह की नहीं होती है। अब बातें करने के लिए तो फिर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बातें हैं स्पेस के बारे में, बट वी आर नॉट गोइंग दैट डीप, हमें जल्दी धरती पे उतर के आना है। तो मून की अगर हम बात करें तो मून एक सैटेलाइट है अर्थ की, और भी फेमस सैटेलाइट्स आपको टाइटन देखने मिलेगा, और जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न के बहुत से सैटेलाइट्स हैं, इन सब बारे में अपन लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मुझे हिसाब से मुझे हाँ सैटर्न के रिंग्स हैं, और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है जो पहले प्लैनेट हुआ करता था। ये सारी बातें हमें अगर पता है तो हमारा काम इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन बात करनी जरूरी है, धरती पर उतर के आना जरूरी है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था, इतना पार्ट कवर करने का मोटिव सिर्फ इतना था कि अगर किसी को ये नहीं पता है कि यूनिवर्स में एक्चुअली हमारा क्या स्टेटस है, अपना एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ब्रह्मांड में अगर अपना पता बताना हो किसी को, आज से कई सालों बाद अगर हम मान लो ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हो, वहाँ किसी को पता बताना हो तो अपन अपना पता क्या बताएंगे भाई, किसी को हमें पार्सल भेजना है किसी दूसरे ग्रह से, किसी एलियन को हमारे साथ बातचीत हुई है, उसे हमें कोई पैकेज भेजना है, तो वो कैसे पैकेज लिखेगा भाई, तो हाउस नंबर इतना जो भी हो, गली नंबर इतना, आपके शहर का नाम नई दिल्ली, फिर आपके देश का नाम इंडिया, उसके बाद फिर यहाँ से अर्थ, अर्थ कहाँ है भाई, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम कौन से वाला भाई, तो मिल्की वे गैलेक्सी। और एक मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आता है फिल्मों वगैरह में तो बहुत देखा है, तो अगर कोई यूनिवर्स का भी कॉन्सेप्ट हुआ, हम दूसरे यूनिवर्सेस से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्स भी लिख देंगे, अदरवाइज इतना तो होगा। तो भैया हमें अपना पूरा एड्रेस तो कम से कम पता होना ही चाहिए ना, कल को अपन एलियंस के साथ जब ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह का काम शुरू करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन। सेकेंडली ये कुछ चीज़ें थी प्लैनेट्स के बारे में, थोड़ी मोटी कुछ बेसिक जानकारियाँ मैंने आपको बताई। उसके बाद अपन जल्दी से उतर के आते हैं अपनी धरती पे। धरती पे उतर के आते हैं तो एक व्यक्ति को सबसे पहले पढ़ते हैं, उनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर, वेजनर भी बोलते हैं, वेगनर भी बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे, ठीक है। इन्होंने दी थी एक्चुअली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब भाई ये क्या थ्योरी है, ये किस बला का नाम है, तो हमें पता चलता है कि अब जो धरती है यहाँ पे हम उतर के आ रहे हैं, ये हमेशा से इस स्वरूप में नहीं थी जिस स्वरूप में हमें देखने मिलती है, ठीक है। थोड़ा ठीक से बनाओ, मान लो ये धरती है, इस पे पहले एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं पेंजिया। ये पूरा पानी से भरा हुआ एरिया बाकी का, ये होती थी धरती पहले, कोई दो कॉन्टिनेंट्स नहीं, कोई दूसरा देश नहीं, कुछ नहीं, ये हुआ करता था हमारा धरती का स्वरूप, ठीक है। धीरे धीरे विद टाइम ये पेंजिया जो है, अच्छा पेंजिया, और ये होता था पेंथालासा। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं हर वीडियो में अपनी हैंड राइटिंग के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आगे चल के ये पेंजिया दो हिस्सों में बट गया, यानी कि ये पेंजिया दो हिस्सों में बटा, ठीक है। पेंजिया जब दो हिस्सों में बटा तो नॉर्थ में जो हुआ उसे हम लॉरेशिया कहने लगे, और साउथ में जो हुआ उसे हम गोंडवाना कहने लगे, या फिर इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने सुना हो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के बारे में। और इन दोनों के बीच में जो पेंथालासा का हिस्सा जो इनके बीच में आया उसे हम कहने लगे टेथिस सी। अब ये याद रखना टेथिस सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आगे चल के माउंट एवरेस्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। पर माउंट एवरेस्ट में हमें टेथिस सी के अवशेष देखने मिलते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट टेथिस सी का ही हिस्सा है जो ऊपर उठा है। तो अब अगर हम देखें तो ये काफ़ी अजीब सा डायग्राम बन गया है, इसे थोड़ा क्लियर किया जाए। समझ में आ ही रहा है कि साइड में पानी है, चलो मैं कलर दूसरा यूज़ करता हूँ उसके बीच में, ब्लू कलर पानी का हो गया और रेड कलर में। अब ये जो पेंजिया था ये दो हिस्सों में टूटा, शेप में भी डिफरेंट,
पर मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस शेप को। तो ये जो पेंजिया था ये 2 हिस्सों में टूटता है। पहला हिस्सा होता है नॉर्थ, दूसरा हिस्सा होता है साउथ, बीच में होता है टेथिस सागर। ये तो तुम्हारा पैंथालासा है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लॉरेशिया, ये हो गया गोंडवाना, या फिर इसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक कोई शक नहीं है। अब क्यों टूटा ये जानना बहुत ज़रूरी है। टूटा टूटा मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा कि कैसे टूटा। तो जैसे इसमें आपको शब्द देखने मिलेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट शब्द तो भाई बहुत आराम से आप जानते हैं, सब जानते हैं ड्रिफ्ट शब्द के बारे में। ड्रिफ्ट होता है ना भाई, ड्रिफ्ट मार दिया, बाइक से ड्रिफ्ट मार रहा है, मतलब कि स्किड करना, स्लाइड करना, ठीक है। तो अब अगर देखो पूरी धरती का मैं एक हिस्सा लूँ और एक कोन टाइप का यहाँ से काट लेता हूँ सेंटर पूरा लेते हुए, ठीक है। अब जब इस कोन को काटता हूँ तो एक कोन कुछ ऐसी आती है। अभी अपन इस कोन को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी इतना समझ लो कि ऊपर क्रस्ट है, उसके बाद फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और इनर कोर, ठीक है। तो ये नीचे के हिस्से में आपको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं इसको। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर में है, ये है तो वैसे सॉलिड, बट क्योंकि स्ट्रेस्ड रहता है ये, तो इस स्ट्रेस्ड होने की वजह से जो इसके ऊपर की लेयर है, इसलिए इसमें शब्द ड्रिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट इस्तेमाल नहीं करते। कॉन्टिनेंटल फ्लोट थ्योरी नहीं है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। जैसे गाड़ी का ब्रेक लगाओ तो रुकने के बाद गाड़ी रगड़ती हुई जाती है, तो सॉलिड सड़क ही होती है ना, उस पर रगड़ती हुई जाती है। उसी तरीके से एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, जो आपका धरती के ऊपर ये प्लेट्स होती हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेस की वजह से ये प्लेट्स ड्रिफ्ट करती हैं, दे ड्रिफ्ट, एंड दिस ड्रिफ्ट कॉजेस movement, and this movement results in creation of topography, creation of a lot of things over the surface of the earth, ठीक है। तो अब ये मूवमेंट जब अपने समझी तो पता चला कि अब भाई ड्रिफ्ट हो गया इतना, ये 2 हिस्सों में ड्रिफ्ट मार गया। अब ये ड्रिफ्ट रुकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि भैया ड्रिफ्ट मारने वाली एक्चुअली टोटल 20 प्लेट्स हैं, विच आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये 20 हिस्सों में बटी हुई टेक्टोनिक प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेस होने की वजह से ड्रिफ्ट करती हैं, और इनकी बाउंड्रीज पे बहुत सी सीज्मिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन यहाँ देखें, इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें, तो 250 मिलियन ईयर्स अगो कुछ ऐसा था ये हिस्सा, देन इट shifted its form like this, then it shifted its form like this, then it shifted its forms like this। 50 मिलियन ईयर अगो काफ़ी आज के टाइम जैसा दिखने लगा। और ये आज की धरती को तो सभी पहचानते हैं, ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा एशिया, इधर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये अपने पोल्स। तो ये हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ठीक से समझ आई होगी। नहीं समझ में आई होगी, डाउट होगा तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। तो अभी तक हमने 20 प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में समझ लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ ली। अब जो एक आइसक्रीम कोन निकाला था मैंने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये समझना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान देना। ये हो गया क्रस्ट। I should be using this. खैर, ये हो गया क्रस्ट। आई विल बी ब्रिंगिंग इमेजेस एज वेल, बट समझने के लिए डायग्राम तो फिर भी बनाने ही पड़ते हैं। ये आपका अपर मेंटल, ये आपका लोअर मेंटल, ये आपका आउटर कोर, और ये इनर कोर। अब इसमें समझने वाली बात ये है, एक तो पहले डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। ये होती है आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करती है। उसके बाद आते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है। उसके बाद आते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो आपको लोअर मेंटल और आउटर कोर को, और उसके बाद आती है लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि आपके आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेट करती है। इनकी डेप्थ वैसे तो मैं एक इन्फॉर्मेशन की तरह बता दूं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। 30 किलोमीटर तक डेप्थ होती है यहाँ पे क्रस्ट की। 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक अपर मेंटल का एक पार्ट होता है, एस्थेनोस्फीयर का हिस्सा होता है। वहाँ से 700 किलोमीटर नीचे तक अपर मेंटल होता है, जहाँ पे रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी होती है।
उसके बाद 2900 किलोमीटर नीचे तक लोअर मेंटल होता है, 5160 किलोमीटर नीचे तक आउटर कोर देखने मिलता है, जो कि मोस्टली लिक्विड फॉर्म में है, लावा, मॉल्टन लावा के फॉर्म में है, और फिर उसके अंदर एक सॉलिड इनर कोर होता है जो 6371 किलोमीटर। याद करने की बात क्या है? याद करने की बात है यहाँ पे Cr। क्रस्ट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ Cr। Cr क्या होता है भाई? Cr से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्रस्ट की धरती पे आपको ज़्यादा ये पाया जाएगा। उसके बाद कोर से पहले पूरा मेंटल क्या है? सीमा। सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और उसके बाद लास्ट होता है नीफे। नीफे माने क्या भाई? नीफे, नी से निकल, Fe फॉर स्टैंड्स फॉर फेरस और आयरन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि भैया, इसको मैं क्लियर कट लिख ही देता हूँ याद करने के लिए। यहाँ पे आपकी आती है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आती है आपकी रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आते हैं आपके गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आपके आते हैं लेमैन। और उसके बाद आपके बस तो दिस इज व्हाट इनसाइड ऑफ अर्थ इज लुकिंग लाइक। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसे समझना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा ज़रूरी समझना इसे है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर नहीं समझ में आया, मैं एक बार फटाफटी में दोबारा से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताता हूँ। पहले धरती में एक साथ सारा लैंड मास एक जगह इकट्ठा था, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। उसके अलावा पैंथालासा समुद्र हुआ करता था। ये नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में बटा, नॉर्थ में अंगारा लैंड, साउथ में गोंडवाना लैंड, बीच में आ गया आपका टेथिस सागर। ठीक है, इंडियन प्लेट पहले जो है साउथ की तरफ चली गई थी। खैर, इसको मैं क्योंकि मैं बार बार क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी देखने मिलेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट होता है, जो प्लेट्स का ड्रिफ्ट है एक्चुअली, उसकी वजह से ज़्यादातर टोपोग्राफीज फॉर्म हो रही हैं, ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स जो है। तो मैं बार बार प्लेटों की बात करने वाला हूँ, चाहे भूकंप की बात हो, चाहे ज्वालामुखी, किसी भी चीज़ की बात होगी, मैं प्लेटों की बहुत बात करूँगा। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि धरती का जो ये लैंड मास है, ये कोई एक पूरा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये 20 अलग अलग ज़मीन के टुकड़े हैं, जो कि दबाव के कारण, जैसे गाड़ी बहुत रफ्तार से चलती है और अचानक से ब्रेक लगता है, तो मोमेंटम और दबाव के कारण ज़मीन पे सॉलिड पे सरकती जाती है, वैसे ये धरती पे एस्थेनोस्फीयर पे प्लेट्स सरक रही हैं। इनके सरकने की वजह से पहले अंगारा लैंड और साउथ में जो है ये गोंडवाना लैंड पे बटे, उसके बाद इनका फॉर्म और टूटता गया, और धीरे धीरे करके ये आज की धरती के स्वरूप में आए, जिसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं। अब गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा हुआ करता था इंडियन प्लेट। आपको मेडागास्कर आइलैंड्स जो कि अफ्रीका के पास नजर आते हैं, मेडागास्कर आइलैंड्स जो कि अफ्रीका के पास नज़र आते हैं, वो भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के इधर वाले उसमें पजल की तरफ फिट बैठ जाते हैं। अब मैं वर्ल्ड मैप लाया नहीं हूँ, एक मिनट रुको, मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, तो दिस इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब अपन इसको अगर जूम इन करके देखें तो हमें देखने मिलेगा ये जो मेडागास्कर है यहाँ पे, ये मेडागास्कर इज एक्चुअली फिट हो सकता है इस पार्ट में इंडिया के, क्योंकि क्या हुआ ना, एक्चुअली ड्रिफ्ट होते होते ये छूट गया यहीं पे। इंडिया एक्चुअली साउथ से, इंडियन प्लेट पूरी साउथ से मूव होते हुए इधर आके टकराई है, और इधर यूरेशियन प्लेट थी, इसके और इसके टकराने से यहाँ पे जो है हिमालयास का निर्माण हुआ है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं अभी ड्रिफ्ट थ्योरी को इंपॉर्टेंट समझाने के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो भी निर्माण वगैरह हम देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स वैसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा है, ये पहले यहाँ फिट हो रहा था, और अगर हम इस पजल की तरह इसको देखें तो इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे में जुड़ के फिट बैठ के एक बार फिर से हम पजल्स की तरह सॉल्व करके इसे फिर से एक बार पेंजिया बना सकते हैं। खैर, पेंजिया बनाने की ज़रूरत किसे है। दूसरी बात आपने सुनी होगी, हिमालय की हाइट हमेशा बढ़ती रहती है। उसका भी रीज़न यही है कि ड्रिफ्ट अभी भी हुए जा रहा है, और कई जगह कई कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ड्रिफ्ट हो रही हैं। अब ये जो ड्रिफ्ट हुए जा रहा है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को धकेले जा रही है, उस वजह से ये हिस्सा ऊपर चढ़े जा रहा है, पहाड़ बने जा रहा है, कभी नीचे धस जाता है। आपने पैसिफिक एशियन के बीच में सबसे गहरा हिस्सा पॉइंट नीमो या फिर मरियाना ट्रेंच, इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल आगे चर्चा है, लेकिन ये सारी चर्चा क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स पे बेस्ड है, इसलिए टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। तो अब हमें जब ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब हम आगे देखेंगे प्लेट मार्जिन्स के बारे में। Here we will be looking upon plate margins. Now what this plate margins means? Plate margins actually होते हैं प्लेट्स के किनारे, जैसे मैंने बताया कि 20 प्लेटों में बटा हुआ है। इधर आप खड़े हैं, मान लो, अच्छा सर, ये लिव ऑन अ प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, यहाँ पे कोई और खड़ा है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट या किसी भी तरीके की प्लेट हो सकती है। ठीक है, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, पूरा क्रस्ट है। तो ये प्लेट मार्जिन्स हो गया, इसकी बाउंड्री। अब क्या होता है, इसे हम आगे, अब हम अलग अलग तरीके की प्लेट मार्जिन्स, प्लेट के स्ट्रक्चर्स और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, पैरेलल प्लेट मार्जिन्स, उससे क्या फॉर्म होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।